एक समय ऐसा भी आया जब उनके घर में काम करने वाले रसोइये ने उन्हें धीरे धीरे मीठे में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की। परदेस जाके परदेसिया। आखिर वह कौन था और इसके पीछे क्या सच्चाई थी, यह भी हम विस्तार से जानेंगे। वहीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच हुआ विवाद भी किसी से छिपा नहीं है। दरअसल लता जी का मानना था कि जिस तरह संगीतकारों और गीतकारों को रॉयल्टी मिलती है, उसी प्रकार गायकों को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वे इस मुद्दे के समर्थन में पूरी दृढ़ता से खड़ी थीं और इसे लागू करवाने की पहल भी उन्होंने ही की थी। हालांकि कई गायक उनके इस विचार से सहमत थे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जब किसी गायक को एक बार गाने का पारिश्रमिक मिल जाता है तो उसके बाद अलग से रॉयल्टी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन लता मंगेशकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं। उनका स्पष्ट मत था कि गायकों को भी उनके गानों की लोकप्रियता और पुनः प्रसारण के आधार पर रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए। इसके बाद लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच विवाद गहरा गया। स्थिति ऐसी बनी कि लगभग 2 वर्षों तक दोनों ने एक साथ कोई भी डुएट गीत नहीं गाया। बाद में आपसी समझ और मध्यस्थता के बाद यह मतभेद समाप्त हुआ और दोनों ने फिर से साथ काम करना शुरू किया। इसी वर्ष 1963 में लता मंगेशकर के जीवन में एक बेहद गंभीर घटना भी घटी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें धीमा जहर मीठे के माध्यम से दिया जा रहा था। इस कारण उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वे मौत के मुंह तक पहुंच गईं। बताया जाता है कि लगभग 3 महीनों तक वे बिस्तर पर रहीं और बेहद कमजोर हो गई थीं। यह घटना उनके जीवन के सबसे कठिन दौरों में से एक मानी जाती है। जिस व्यक्ति पर झड़ देने का शक था, उसके खिलाफ लता मंगेशकर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसी कठिन समय में मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी रोज उनसे मिलने आया करते थे। वे पहले स्वयं उनके भोजन को छकते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि खाना सुरक्षित है। उसके बाद ही लता जी को खाने के लिए देते थे। उन्होंने यह सिलसिला तब तक जारी रखा जब तक लता जी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो गईं। लगभग 3 महीने बिस्तर पर रहने के बाद धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। इसके बाद वे फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौटी और अपने सुरों का जादू बिखेरने लगीं।